सिटी तक मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। मैं हूं डीपी सिंह। आप सब ने एक शायरी ज़रूर सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। आज मैं इसे अपने शब्दों में अपने तरीके से कहना चाहूँगा। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी, जन समर्थन कहाँ कम था। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, अक्सर उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनकी कश्ती किनारे पे पहुंचकर महज चंद वोटों से डूब जाती है। वहाँ उनकी मेहनत, उनका प्रयास, उनकी किस्मत धोखा दे जाती है। आज हमारे साथ हेतड़ी की राजनीति में 15 सालों से सक्रिय इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी हैं। हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो डीपी सिंह जी, सिटी तक मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। और जितने भी मेरी मित्र मंडली है, मेरे साथी, सहयोगी, संगी और जो भी प्रेमी हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप पधारे और आपने मुझे इस चर्चा के काबिल समझा। मैं समझता हूं ये मेरा सौभाग्य है और जो भी मुझसे जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मेहनत या प्रयास में कहीं कमी रह जाती है, सच में आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाता? देखिए, भाषा को घुमा फिरा के कहा जाए तो मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। मेहनत भी अपनी जगह है, किस्मत भी अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है, मैं इंजीनियर हूँ और एक गणित के हिसाब से बताऊँ तो जीवन में 85% आदमी का हार्ड वर्क काम करता है, 10% स्मार्ट वर्क काम करता है और मेरा मानना है 5% लक काम करता है जीवन में। अब उसमें 5% में कहीं कमी रहती है या मेरे 85% में हार्ड वर्क में कमी रहती है, ये तो ईश्वर के अधीन है। लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास करता रहता हूँ। सीट पे जाना और सीट जीतना और विधानसभा में एमएलए बन के जाना अलग बात है। और दूसरी बात है, एक सेवा भाव से आदमी व्यक्ति काम करता है तो वो सेवा भाव को मैं प्रमुखता देता हूँ। मेरा पहला जो प्राथमिकता है वो सेवा भाव है। चुनाव जीतना हारना ये मेरा दूसरा लक्ष्य है। मैं जैसी भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। और ये भाषा हर नेता ही बोलता होगा, लेकिन मैं जिस दिन किसी का काम करवा के सोता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है जितनी 1 लाख रुपए कमा के भी आदमी सोता है तो इतनी अच्छी नींद नहीं आती है। ये मेरा एक व्यक्तिगत स्वभाव है। सर, हमारे संविधान की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये हर किसी को चुनाव लड़ने का मौका देता है। हम देखते हैं हमारे देश में कहीं पे सास बहू तो कहाँ पे ननद भाभी चुनाव लड़ रही होती हैं, कहीं पे भाई भाई चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पारिवारिक लड़ाई का कितना आपको नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इसमें विपक्षी को ज़्यादा फायदा होता है, हम देखते हैं। आपके सवाल का राजस्थान में सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूँ और मेरा परिवार है। हम भाई भाई भी लड़ लिए, चाची भतीजी भी लड़ लिए। पता है मेरे कहने से क्या होगा, सबको पता है। और नुकसान निश्चित रूप से, चाहे वो कोई परिवार बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कोई राजघराना हो, चाहे राजनीति में कितना ही बड़ा परिवार हो, परिवार में अगर लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा परिवार हो। और इसका समय समय पे खामियाजा हमें मिला भी है, लेकिन कोई समयवश, संयोगवश और भाग्यवश ऐसा समय जो विपरीत काल जिसको कह सकते हैं वो चल रहा है, उसका हम बिल्कुल पूरी दृढ़ता से और पूरी मेहनत से मुकाबला कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि चुनाव बाहुबल और पैसे से जीता जाता है। कहीं आपकी हार की वजह ये तो नहीं, आप अपनी हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमारे परिश्रम में कमी रह गई होगी। निश्चित रूप से मैं इस बात को व्यक्तिगत स्वीकार करता हूँ। हार के कारण कहीं ना कहीं हमारी कोशिशों में, कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी रही होगी। और इस बात से तो हिंदुस्तान में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बाहुबल और धनबल चलता है। निश्चित रूप से पहले भी चलता था और आज भी चलता है और मैं समझता हूँ आगे भी चलता रहेगा। इसमें कोई भी नेता मना नहीं करता। और कोई मना करता है कि मैं तो सिर्फ भगवान के आदेश से जीतता हूँ, ये गलत बात है। ये निश्चित रूप से जो भी चुनाव लड़ते हैं वो मुझसे धनबल में भी, बाहुबल में भी, मेरे सामने जो भी होते हैं वो मुझसे ज़्यादा
मतलब रखते हैं ये चीज़ें। सर, हमने एक दूसरे कैंडिडेट से भी बात की थी जो चुनाव लड़ने वाले हैं खेतड़ी से। उन्होंने सीधा साधा आरोप लगाया कि खेतड़ी के पिछड़ेपन के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों से खेतड़ी पे राज कर रहे हैं। तो सर, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं खेतड़ी के पिछड़ेपन के लिए? निश्चित रूप से ये स्वाभाविक सवाल है, और इसका तो जो थोड़ी सी राजनीति जानता है या थोड़ा सा जिसका दिमाग काम करता है वो यही जवाब देगा कि जो जनप्रतिनिधि होता है और जिसको विधानसभा या लोकसभा में मौका मिलता है खेतड़ी के विकास की नहीं, पूरे देश की, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो जिला हो, उसका निश्चित रूप से विकास उसका जनप्रतिनिधि करता है। और जनप्रतिनिधि वो होता है जो चुन के जाता है, क्योंकि बजट उसके पास होता है, विकास के कार्य वो लाता है। 36 साल से लगातार राज करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार हैं। बीच में किसी एक आध लोगों को मौका मिला है 1988 से और आज 2023 तक लगभग 5 बार चुनाव जीतने के बाद, 2 बार मंत्री बनने के बाद जो विकास किया है, अगर वो अच्छा किया है तो उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। लेकिन खेतड़ी का मुझे लगता नहीं कि इतना जो अपने आप को सेकेंड सीएम कहने वाले हैं, उनको जाके आके कोई खेतड़ी, राजस्थान का कोई बंदा खेतड़ी देखता है, जहाँ से रोडों की बातें देखो, चाहे अजीत हॉस्पिटल की बातें देखो, चाहे ये कॉपर HCL के कारखाने की बातें देखो, और विकास जो भी बातें हैं। और एक सबसे बड़ी जो जनता को गुमराह करने की चल रही है कि भाई ये पानी जो मैं लेके आया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ये पानी केंद्र सरकार की स्कीम है, वो अदर स्टेट में भी चल रही है। अदर स्टेट में डॉक्टर या कांग्रेस थोड़ी लेके आए हैं, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी चल रही है। जल जीवन मिशन की, हर घर में नल से जल की योजना है, वो अन्य प्रदेशों में भी चल रही है। और कई जगह तो 90% पूरी भी हो गई, कई जगह 100% का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। निश्चित रूप से सबसे फिसड्डी काम है तो वो खेतड़ी और राजस्थान में है, और उसका दुष्प्रचार किया जाता है कि ये जल जीवन मिशन की योजना हमारी है। तो मैं सर्वसाधारण को बताना चाहता हूँ, खेतड़ी की जनता को भी बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, सिटी तक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो झूठी बातें हैं इनका विरोध करना सीखो। लोकतंत्र में आज 75 साल हो गए आपको आज़ाद हुए, एक नेता झूठ बोलता जाता है और आप उसको जिताते जाते हो। केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार की बताकर झूठा वाहवाही लूटना और तालियां बजवाना, ये इनका काम है। करना धरना कुछ नहीं है। चुनाव के आखिरी साल में, 1 साल में आते हैं और लोगों को झूठ बोल कर गुमराह करके चले जाते हैं। ये तो आम जनता जानती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। वरना इस किसान वर्ग की तहसील में राजनीति करने के लायक डॉक्टर जितेंद्र नहीं है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ और पूरी खेतड़ी की जनता को बताना चाहता हूँ। यहाँ किसान का बेटा जो एक गरीब की, मजदूर की, आज उनको पता है कि सरसों को पाला मार गया, सर्दी मार गई, किसान की क्या हालत है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका दिल रो रहा है। कभी एक आवाज़ भी उठाई उनकी गवर्नमेंट है और सीएम के सलाहकार बने बैठे हैं। मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि गिरदावरी की भी ज़रूरत नहीं है, चौपट है किसान की फसल। उसका आवाज़, एक शब्द भी अगर डॉक्टर जितेंद्र ने बोला हो तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने उठाई है, हर जगह, हर प्लेटफार्म पे हमने इस बात को उठाया है। और किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें कांग्रेस निष्क्रिय है और यहाँ का स्थानीय विधायक निष्क्रिय है। व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी करना मेरे स्वभाव में भी नहीं है, सिद्धांत में भी नहीं है और मेरे संस्कारों में भी नहीं है। लेकिन राजनीति में जो बातें होती हैं उनको खुल के कहना भी चाहिए और पूरी दृढ़ता से कहना चाहिए। सर, आप खेतड़ी के विकास की क्या संभावना देखते हैं? खेतड़ी का विकास किस तरह किया जा सकता है? मैं बताऊं, खेतड़ी एक अपार संपदा से संपन्न क्षेत्र है। अरावली की पहाड़ियों की वादियां हैं और यहाँ पर इतने मिनरल्स हैं और इतना बड़ा भंडार है अनेक धातुओं का, जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए और सही तरीके से खेतड़ी के हिस्से का पैसा खेतड़ी में लगे तो खेतड़ी सबसे अग्रणी हो सकती है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और सबसे बड़ा HCL का प्रोजेक्ट है, जो एशिया का सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा पैदा देने वाला प्रोजेक्ट है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और आज भी इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि 200 वर्ष का तांबा और है। अगर इसको सही रूप से चलाया जाए और यहाँ के प्रतिनिधि इस पे पूरी निगरानी रखें तो यहाँ के नौजवान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको चलाना तो दूर, ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह करने के लिए बबाई के पास में ज़मीन एक्वायर करके रिको का बोर्ड लगा दिया, सिर्फ रिको का RIICO लिख दिया, इससे लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। आजकल चुनाव प्रचार में या क्षेत्र में ये कहा जाता है मैं 9,000 लोगों को नौकरी लगाऊंगा, 10,000 लोगों का लगाऊंगा। आपको इतने वर्ष हो गए, आपको रोका किसने था? लगाते सबको। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, पहले डेयरी का फटका लेके आए,
अब रिको का फड़का लेके आए हैं। कोई गुमराह हो रहे हैं तो मैं उनको नासमझ समझता हूँ। ये सिर्फ चुनावी स्टंट हैं और एक चुनाव के टाइम में एक चीज़ पेश करके और उसके नाम पे वोट मांगना और भोली भाली जनता को गुमराह करना। जो बेरोज़गार नौजवानों के पिता हैं, उनकी माता, वो समझ जाती हैं कि निश्चित रूप से आपको रोज़गार मिल जाएगा। तो ऐसी जो झूठी बातें यहाँ फैलाई जाती हैं वो खेतड़ी में सर्वाधिक है। सर, आप खेतड़ी की राजनीति में पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आपके लिए इस बार आर पार की लड़ाई है। आपकी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, कुछ लोग होते हैं, टाइम बीइंग होते हैं, जो टाइम पे जो मेहनत करते हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 365 दिन, महीने के 30 दिन, सप्ताह के 7 दिन और एक दिन के 24 घंटों में कभी भी मैं अपने परिवार को समय नहीं दिया। मैंने कभी रिश्तेदारी प्यारी में नहीं गया कभी। ये सब लोग मेरे साथ रहने वाले जानते हैं। मैं 24 घंटे खेतड़ी में रहने वाला हूँ और इनकी जनसेवा के रूप में मैं अपने आप को जनसेवक के रूप में मानता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है, जो बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे काम करा देता हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसका काम करवाऊँ और उसके काम के लिए प्रयास करूँ। अगले को बताता बहुत कम हूँ, लेकिन काम मुझे कह दिया जाता है, मैं मेरी हिसाब से उसमें लगा रहता हूँ। कई लोग काम कुछ नहीं करते, उसका एहसान 100 गुना जताते हैं। मैं काम 100 गुना करता हूँ, एहसान 1% भी अगले को नहीं करता। ये भी नहीं दिखाता कि मैं तेरे लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, मैंने यहाँ भाग दौड़ की। कई लोग करते कुछ नहीं, दिखाते बहुत ज़्यादा हैं। हम करते सब कुछ हैं, दिखाते बहुत कम हैं। मेरे में और उन नेताओं में ये फ़र्क है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सर आपके पक्ष में माहौल है। आप भी गांव-गांव ढाणियाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जनमानस पक्ष में है। ये चीज़ें सर्वसाधारण को पता भी लग जाती हैं। जो व्यक्ति घूमता है उसको भी लोगों का एटीट्यूड पता लग जाता है, मानसिकता पता लग जाती है कि पहले कितना % होता था और आज कितना % होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, न कभी चुनाव जीता, न कभी MLA बना, मैं स्वयं तो कभी पंच भी नहीं बना, लेकिन मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है और लोगों की जो जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं और लोगों का हुजूम जब आता है तो ये यूँ ही नहीं आता। मैं 28 दिसंबर की आपको बात बताता हूँ, जो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। मैंने किसी को साधन के लिए कहना तो दूर, मैंने किसी को एक बाइक का तेल तक नहीं दिया और वहाँ 20 से 25 हज़ार लोग आ जाते हैं। बहुत शहीदों के कार्यक्रम होते हैं और बहुत बड़े बड़े जो पहले कार्यक्रम होते थे, नेहरू जी के, इंदिरा जी के, उनमें लोग सैकड़ों में जाते हैं। आप एक आम आदमी के लिए इतने लोग आना, मैं समझता हूँ लोगों की भावना है और भावना भी इतनी अच्छी है कि लोगों ये कहते हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा इस बार, जीत हार का अंतर कोई मामूली नहीं रहेगा, काफ़ी बड़ा मार्जिन रहेगा, ऐसा लोगों का अनुमान है और ऐसा लोग मानते हैं और मानसिकता भी खेतड़ी की है। निश्चित रूप से ये चुनाव हम लोग जीतेंगे और जीतेंगे, कोई तुक्का नहीं लगेगा, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। मैं ये कार्यकर्ताओं के दम पे कह सकता हूँ और जो भी क्षेत्र की जनता है उसकी भावनाओं के दम पे ये मैं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल ये नहीं कह रहा है, जो भावना है उनके दम पे मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ। सर, खेतड़ी में जातिवाद की राजनीति होती है, एक जाति विशेष का प्रभाव रहता है। आप भी उसी जाति से आते हैं। जो सर्व समाज है उसको साथ लेकर कैसे चलेंगे? उनके मन में एक डर का माहौल कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, जाति की नेतागिरी किसी को करनी है तो वो जाति की महासभाओं में जाके करे। अगर कोई गुर्जरों की राजनीति सिर्फ गुर्जरों की करनी हो तो वो गुर्जर महासभा में जाके करे। नेता कभी किसी एक जाति से नहीं बनता है, ये मैं आपको बहुत पुरजोर तरीके से कहता हूँ। अगर कोई समझे कि मैं मेरी जाति से नेता बन जाऊँगा तो वो गलतफहमी में है। 36 कौम को साथ लेकर चलना पड़ता है और 36 कौम को साथ लेकर नहीं चलता है तो वो अपने घर जाए या महासभा में काम करे। सबको साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास रहता है। हमने जातिवाद कभी भी किया नहीं है और ना हमारे संस्कारों में है। सर्व समाज और सर्व जातियाँ हमारी प्रिय हैं और ये समय आने पे बता देंगे। और ये जो झूठी बातें फैलाई जाती हैं उसका मैं आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ। मुझे पिछली बार 56,500 के करीब वोट मिले और लोग कहते हैं कि यहाँ गुर्जर समाज के
60,000 वोट होंगे, कोई लोग 50,000 भी बताते हैं, लेकिन अन्य लोगों के कहने से मान के चलो, आपके मीडिया से स्पष्ट कर दूं मैं पूरी जनता को, आप दिखाओगे ये मीडिया, तो उसमें 60,000 में से 80% वोट पड़ते हैं। तो 60 में से 80% वोट पड़े तो गुजरों के वोट पड़े 48,000। 48,000 के हज़ार मुझे नहीं मिले। पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट सचिन पायलट के नाम से मेरे बराबर है गुजरों में, तो मेरे बराबर है, तो 48,000 में से 24,000 उसको मिले, 24,000 मुझे मिले। चलो उसको 23 मान लो, मुझे 25,000 मिल गए, तो 56,000 में से 25,000 निकालो आप। मैं बताता हूँ जनता को समझाने के लिए, 56,000 में से 25,000 निकालो आप, 31,000 बचे। 31,000 तो मुझे अदर कास्ट ने दिए ना, दिए या नहीं दिए? तो अच्छा, 60,000 में से 80% पड़ते हैं, उसमें से आधे वोट पायलट के नाम पे पिछली बार समाज के चले जाते हैं। मुझे 31, मेरे समाज से ज़्यादा अदर समाज ने वोट दिए हैं पिछली बार। अगर कोई गलतफहमी में होगी, इनको गुजरों के वोट मिले हैं, तो वो गलतफहमी निकाल दें। कोई नेता को भी गलतफहमी हो तो निकाल दें। मेरे समाज से ज़्यादा मुझे अदर कास्ट के वोट मिले हैं। सर, नीमका थाना को जिला बनाने की प्रबल संभावना चल रही है। आजकल उस पर जानकार बातचीत कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि खेतड़ी को नीमका थाना के अंदर शामिल नहीं होने देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? अगर नीमका थाना को जिला बनाने तो खेतड़ी को इसमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, डॉक्टर जितेंद्र की सलाह से तो पूरा राजस्थान चल रहा है, क्योंकि वो सलाहकार हैं। वो जब सलाहकार हैं, उसको जो सलाहकार होता है, पहले राजाओं के वो होते थे मंत्री, महामंत्री, वो कहते थे जैसे राजा चलता था। आज अशोक जी गहलोत तो डॉक्टर जितेंद्र की सलाह से चलेंगे। उन्होंने कह दिया कि नहीं मिलने दिया जाएगा तो नहीं मिलेगा, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? और वो मिलाएं और नहीं मिलाएं, वो डॉक्टर जितेंद्र का दायित्व है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो यहाँ का प्रतिनिधि है। मैं इस पे कमेंट्स करूँ तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, और ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि मेरे कमेंट्स से कोई मिलाना या हटाना संभव होगा। डॉक्टर जितेंद्र जाने, अशोक गहलोत जाने, कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने, जो फैसला करेंगे, जनता अगर स्वागत करेगी तो उनको धन्यवाद है, और नकारेगी तो उन पे ब्लेम है। मैं व्यक्तिगत इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, अक्सर हम देखते आए हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस हिसाब से तो सर इस बार बीजेपी सरकार बनाने की संभावना है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो किंतु परंतु का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक आम नागरिक से जो सुबह घर से बकरियां खोल के जाता है और पूरे दिन पहाड़ में रहता है, उसको भी अगर पूछ लोगे तो वो भी कहेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। और कांग्रेस की, पहले तो कांग्रेस के विधायक कहते थे कि एक मिनी बस में आएंगे, फिर कहते थे, कई मंत्रियों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस के तो एक फॉर्चूनर में आ जाएंगे। और मैं व्यक्तिगत कहता हूं, जिस तरीके का गुजरात का परिणाम हुआ ना, उससे आश्चर्यजनक राजस्थान का परिणाम होगा। और कांग्रेस के विधायक टेम्पो में बैठ के विधानसभा में जाएंगे। आज मेरी इस बात को 10 महीने पहले हुए कहीं को आप देख लेना। अगर यही स्थिति किसान के साथ, नौजवान के साथ, बिजली के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में, राजस्थान को देश में 1 नंबर पे ला के खड़े करने वाली ये कांग्रेस, और ये कांग्रेस के जो नेता हैं, इन्होंने, जनता सब कुछ देखती है, जनता सब कुछ देखती है। इनको जीतने के लिए पहले सबसे छोटा फिगर 21 था, और आज एक टेम्पो की सवारी ये जीत पाएंगे। ये जनमानस के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते नहीं कह रहा। आज जहाँ भी जाते हैं, कोई 180 सीट बताता है, कोई 190 सीट बताता है। गुजरात में जो 156 सीटें आई, उनका रिकॉर्ड तोड़ के राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, आपने गुजरात चुनाव का जिक्र किया। गुजरात चुनाव में हमने इस बार देखा कि बीजेपी ने अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है। जो वहाँ पे एमएलए विधायक थे, उनका भी टिकट कट गया। इस बार बीजेपी ने वहाँ पे जो नए उम्मीदवार थे, उन पे ज़्यादा भरोसा जताया, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट गुजरात में हमें देखने को मिला। तो क्या हम सर राजस्थान में भी यही मान के चले? और अगर ये मान के चलें तो सर आपकी टिकट का क्या आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगी, कटेगी? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। बीजेपी का एक सिस्टम है, और कांग्रेस का एक सिस्टम है, और अन्य दलों का एक सिस्टम है। बीजेपी में जो कुछ होता है, आज बीजेपी सब सर्वे पे डिपेंड करता है। वो ज़माने चले गए जब एक नेता 10 एमएलए को टिकट दिला देता था। वो परंपरा और वो कल्चर अभी कांग्रेस में है। कांग्रेस में एक जिले की टिकट एक नेता को पकड़ा देते हैं, तू बांट और तू ही जिताना है और तेरे को ही लड़ाना है। बीजेपी टोटली सर्वे पे डिपेंड करती है। सर्वे में
जिस बंदे का नाम आया, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उसी को टिकट मिलती है। ऐसा बीजेपी का सिस्टम है। और अगर सर्वे में मेरा नाम आता है तो टिकट काटने वाला कोई है नहीं। और जब जनता ही मेरा सर्वे में नाम नहीं भेजेगी तो मैं टिकट लेके भी क्या करूँगा। सर्वे में अगर मेरा नाम जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगी। और जनता ही मुझे सर्वे में नकार देगी तो मैं टिकट लेके घर बैठूँ आ रहूँ, इसमें मैं क्या करूँगा। टिकट का सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। और मेरा जनमानस के हिसाब से पूरा मानना है कि जनता का मूड बन रहा है और जनता एक बार मुझे खेतड़ी का विधायक बनाना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी व्यक्तिगत कह रहा हूँ, कोई जोर दे के किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरा दिल कहता है कि जनता का मानस है इस बार। तो सर आप अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100%। सर हम देखते हैं आजकल चुनाव मार्केटिंग हो गया है, जहाँ पे लोग अपने अपने नए नए तरीके से मार्केटिंग करते हैं। आज पूरा चुनाव कैंपेन एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे लड़ा जाता है। आप मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके बहुत कम पोस्टर देखे हैं जो मार्केट में लगे हुए हैं। गांव ढाणियों में बहुत कम पोस्टर आपके कहीं कहीं लगे हुए हैं। तो क्या सर इसमें फंड की कोई कमी है? अगर पोस्टर से चुनाव जीता जाए ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊंगा और सिर्फ पोस्टर छपाने के लिए लग जाऊंगा। और हर गांव की हर गली में पोस्टर, हर पोल पे पोस्टर लगा दूंगा। किसी नेता को बहम होगी मैं पोस्टर पोल पे लटका के या किसी की दीवार पे लटका के चुनाव जीत जाऊंगा, वो ना तो जनता रही है और वो ना वो जमाने रहे हैं। बात जब भी कोई ओकेजन की आती है, नए साल की आती है, होली दिवाली की आती है, या कोई पार्टी का बड़ा फंक्शन होता है, तो जितना ज़रूरत हो उतने पोस्टर भी हम बनवाते हैं, बैनर भी हम बनाते हैं। और आपने एक बात ये कही है कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की बात है, तो ये सर्वसाधारण को पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। इसमें मैं अगर छुपाऊं तो वो चीज़ें छुपती नहीं हैं। मैंने काफ़ी चुनाव लड़े हैं। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मैं कोई उद्योगपति हूँ, और ना मैं कोई ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने कोई अरबों की संपत्ति जोड़ दी हो। वो किसान थे, वो भी जनता की सेवा करते हुए अपना प्राण न्यौछावर करके गए हैं और पूरा जीवन उन्होंने जनता की सेवा में लगाया है। मैं एक बहुत बेहद गरीब किसान परिवार से आता हूं। धनबल की बात करते हो तो आपके माध्यम से बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, पूरा क्षेत्र जानता है कि मेरी स्थिति क्या है। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन है, सर आप खेतड़ी के लोगों से क्या कहना चाहोगे? आप क्या अपील करना चाहोगे उनसे? मैं पूरी खेतड़ी के जनमानस से एक आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। आज़ादी के इतने वर्ष बाद अगर आप जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद इन पे चुनाव लड़ोगे तो निश्चित रूप से आप लोग कभी भी सच्चे नेता का चुनाव नहीं कर पाओगे। आप इसी तरीके से झूठे नेता और झूठ बोलने वाले भाषणों पे चुनाव जिताते जाओगे तो आप विकास में इसी तरीके से पिछड़े रहोगे। आप एक काबिल आदमी, चाहे वो कोई भी हो, इसमें आपका मन कहे वहाँ पर अगर आप मत करोगे, खेतड़ी के जो भी निवासी हैं, जो भी मतदाता हैं, आपका मन कहे वहाँ मतदान करोगे तो निश्चित रूप से आपको एक सही प्रतिनिधि मिलेगा। आपको एक सही विधानसभा में भेजने वाला जो भी व्यक्ति है वो जाएगा और उसमें आपका और पूरे क्षेत्र का विकास होगा। कभी आप जातिवाद पे, कभी धर्मवाद पे, कभी संख्या धनबल से, कभी भुजबल से इस तरीके से चुनाव जिताते रहोगे तो इसी तरीके से पिछड़े हुए रहोगे। मैं खेतड़ी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपने मन की आवाज़ पे मतदान करें, चाहे वो आपका मन किसी को भी कहे, क्योंकि मन अलग होता है और दिमाग अलग होता है। दिमाग अपने स्वार्थ के लिए भी चलता है, लेकिन दिमाग जब स्वार्थ के लिए चलता है तो मन ये कहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो दिमाग पे से ना चल के और मन की बात पे मत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सच्चा और सेवाभावी प्रतिनिधि मिलेगा। ऐसा मैं खेतड़ी की जनता से अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी, जिन्होंने चुनाव को लेकर हमसे बात की। उनका कहना है कि ये जनता का हमें प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि खेतड़ी का अगला विधायक कौन चुना जाता है, कौन बनता है और खेतड़ी के विकास की बहुत सारी संभावनाओं को किस तरह सच करता है। तो सिटी तक मेरे देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद।